अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी दी हुई शिक्षा पद्धति और तरीके में इस तरह से बट गए कि अपनी पुश्तैनी, अपनी पारंपरिक चीज़ों को छोड़ते चले गए। मतलब उन्होंने दो ही चीज़ पे सबसे ज़्यादा हमारे हमला करके गए थे। एक थी हमारी शिक्षा पद्धति, वो हमारे गुरुकुल को ख़त्म करके चले गए थे, और वो हमारी देशी गाय को मार के चले गए थे। बड़ा बंगाल में ये स्लॉटर वाला जो चीज़ हुआ था, वो दो चीज़, क्योंकि उनको पता था कि इनकी गुरुकुल पद्धति से इनकी जो परिवार का जो नींव है, जो समाज का नींव है, उसको तोड़ना आसान नहीं है। और अगर देसी गाय है तो इनकी खेती से जीतना पूरी दुनिया में आसान नहीं है, असंभव है। तो ये जाते जाते मतलब देश छोड़ना पड़ा, लेकिन जाते जाते हमारा दो चीज़ खराब करके वो चले गए। मतलब ये आप जान जाओ। इसके हमारे साथ आर्ट ऑफ लिविंग से अर्चना झा जी हैं, बताएंगे कि किस प्रकार से ये प्रशिक्षण दे रहे हैं और कितने किसानों को अब तक प्रशिक्षण दे चुके हैं और प्राकृतिक खेती की तरफ कितना बढ़ावा दिया गया है, कितने किसान इनके साथ जुड़े हैं। जी, मैं आर्ट ऑफ लिविंग के शीर्षी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से मास्टर ट्रेनर हूँ, एग्रीकल्चर सिखाती हूँ। और हम अभी तक पूरे इंडिया में 25 लाख से ज़्यादा किसानों को प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षित कर चुके हैं। हम 22 राज्यों में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स के साथ। उसके अलावा हम चूँकि स्वयंसेवक संघ हैं, तो हम खुद भी बहुत जगह पे जा के किसानों को सिखा रहे हैं। अभी जो प्रशिक्षण इस झज्जर जिले के इस गाँव में हो रहा है, श्रीलंगा गाँव में, उसमें हम हरियाणा गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से RKVY प्रोजेक्ट के अंदर और SSIST के कोलैबोरेशन से हरियाणा के 3 जिलों में, गुड़गांव, जिंद एंड झज्जर, उस तीनों जिलों में 1500 किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण में सबसे पहला काम है हमारा मोबिलाइजेशन, कि इनको समझ में आए कि क्यों अब समय आ गया है कि आप केमिकल रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट हो, और उसके क्या जो अभी तक आप करते हैं उसके क्या नुकसान थे, और उस समय की ये ज़रूरत थी, अब की ये ज़रूरत नहीं है, अब इसको बदलना है। और एक और चीज़ है हमारा प्रयास कि खेती को अभी ऐसा समय आ गया है कि हम कुछ भी नहीं करते हैं तो खेती करते हैं, ऐसा नहीं है। हम इसको इस जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं कि हम खेती गर्व से करते हैं और सबसे बड़ा व्यवसाय है और दुनिया का सबसे पुराना व्यवसाय है खेती, आप जानते होंगे। मतलब सबसे बड़ा कल्चर है एग्रीकल्चर, तो उसको बढ़ावा देना है। और हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी इसको हमारे आश्रम में 2004 से हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आए कि सब जगह इसका करें, जहाँ हो रहा है वहाँ पे बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक से एक हमारे किसान हैं, ऐसे किसान हैं कि जिसको कि प्राकृतिक आपदा का भी पुरस्कार मिल जाता है, कंपनसेशन मिल जाता है, लेकिन उनकी खेती प्राकृतिक खेती से किस प्रकार उनके खेत बच जाते हैं तो उसका उनको पुरस्कार भी मिल जाता है। ऐसे भी खेती है। और मैं भीम सिंह जी का ही बताऊंगी, हम इनके साथ मतलब 2016-17 से जुड़े हैं। मैंने खुद इनको प्राकृतिक खेती में कहाँ से कहाँ बढ़ते हुए दिखा है। इनको हम लोगों ने प्रधानमंत्री से सम्मानित किया गया था 2016 में। और प्राकृतिक खेती के 5 स्तंभ हैं जिसको लेके हम चल रहे हैं, जिसमें हमारा मिशन है कि हम पंच तत्वों को कैसे शुद्ध करें, अपने आप को कैसे ये करें, और खेती को एक ऐसी जगह पे ले जाएं कि जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है ना, वैसे किसान का बेटा गर्व से बोले कि मैं किसान बनूंगा। आपके भी 2 बच्चे अगर हैं तो एक बच्चा अगर किसी और फील्ड में जा रहा है, दूसरा बोले मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करूंगा। और हमारे गुरुदेव का एक कहना है कि अन्नदाता सुखी भव, तो हमारा मिशन है कि हम देश भर के, दुनिया भर के अन्नदाता के सुखी भव के मिशन में हम अपना योगदान दें। थैंक यू। मैडम, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि एक समय था प्राकृतिक खेती लोग कर रहे थे और उसको रासायनिक खेती की तरफ ले जाया गया, और आज एक बार फिर से वापस वही दौर लाया जा रहा है। उसके लिए भी करोड़ों रुपए बजट खर्च किया गया और इसके लिए भी करोड़ों रुपए बजट खर्च किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये प्रश्न इतना सुंदर है और इसका उत्तर के पीछे बहुत कुछ छिपा है, लेकिन मैं कुछ शब्दों में यही कहूँगी कि हज़ारों सालों से प्राकृतिक खेती ही चल रही थी। हज़ारों सालों से किसान उगा रहे थे, अपने ही धरती में से जो निकलता था उसी से मैन्योर, उसी से खाद, उसी को रिसाइकल करके उगा रहे थे। और हमारे बीज, हमारे पौधे इतने सशक्त थे कि उन पे ज़्यादा कीट मकोड़े और उनको पेस्ट उनको नुकसान
नहीं पहुंचाते थे। लेकिन जब हमारा कुछ ऐसा समय आया कि हम वर्ल्ड वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर से बहुत सारा जो बारूद वगैरह बच गया, केमिकल बच गया, और उसको जो जिन कंपनियों ने बनाया उनको कुछ समझ नहीं थी, मतलब उनको ये था कि हमें इनको किसी तरह बेच के फ़ायदा उठाना है। तो उन्होंने अपना बस शॉर्ट टर्म गेन के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई इसको तुम किसानों को बोला, इसको तुम डालोगे इस केमिकल को, तुम्हारे पौधे बहुत फटाफट होने लगेंगे, बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे और उसमें पैदावार भी बढ़ जाएगी, फल सब्जी भी बढ़ जाएगी। तो एक्चुअली क्योंकि वो बूस्टर का काम करे, तो उन्होंने बूस्टर का काम किया, तो देखा कि अरे उनकी तो लौकी, उनकी तो सब्जी बहुत जल्दी बढ़ गई, ज़्यादा मात्रा में हो गई, खेत में पैदावार ज़्यादा हो गई। लेकिन ये एक इतना शॉर्ट टर्म था कि उसके साथ साथ हमारी मिट्टी के अपने जो जीवाणु थे वो मर गए, मिट्टी एकदम बंजर हो गई, मिट्टी जीवन विहीन हो गई, लाइफलेस हो गई मिट्टी। साथ में उसके केमिकल्स के इतने नुकसान सिर्फ मिट्टी को ही नहीं, हम वो जो जीवाणु, जो जीव आसपास, जो गाय घोड़े साथ में रहते थे, जिनके खेतों में खेती होती थी, उन किसानों को बहुत नुकसान हुआ। और उस जो पैदावार से जो खाद्य उत्पन्न हुआ उसको जो लोगों ने खाया उनको कितना नुकसान हुआ। ये एग्जाम्पल है जब पंजाब के हम देखते हैं कि जो कैंसर ट्रेन चलती है, आज पंजाब से ही क्यों कैंसर ट्रेन चलती, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो केमिकल का उपयोग हुआ है पंजाब में हुआ है। तो अब जब ये इन सब से हमने देखा कि इतनी बीमारियां आने लगी और ये केमिकल के खाने से हमारी मिट्टी तो ख़राब हुई, मिट्टी को और से मतलब ये नहीं कि आज हमने 1 किलो खाद डाला तो उतने से हो जाएगा, हमें नेक्स्ट ईयर 2 किलो यूरिया, ऐसे करके हमारा जो खपत थी, हमारी जो ज़रूरत थी फर्टिलाइज़र्स की, वो भी बढ़ने लगी। फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत बढ़ी तो उसके साथ क्योंकि पेड़ों में अपनी कीड़े मकोड़ों से जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति ख़त्म हो गई, तो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड भी बढ़ गए। और ये साइकिल बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आया कि आज किसान बिल्कुल आत्महत्या के छोर पे, क्योंकि उसको बीज भी खरीदने, उसको खाद भी खरीदनी है, मैन्योर भी खरीदना है, उसको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और आज मशीनों का एक होड़ लगा दी कि ये मशीन चाहिए, वो मशीन चाहिए। तो किसान के पास कुछ नहीं रहा है, बस खर्चा हो रहा है। अब ये जब लोगों ने देखा कि ये क्या हो रहा है, क्यों किसान इतना बेचारा एकदम ही गरीब होता जा रहा है, क्यों आत्महत्या की छोर पे है, क्यों हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, क्यों हमारे किसान गांव छोड़ के सब बाहर जा रहे हैं, तब ये फिर से एक ये विचारधारा हुई कि ऐसा क्यों हुआ। और तब हमने बहुत कुछ बुद्धिजीवियों ने, बहुत ही देश के सेवक ने, गौ सेवकों ने ये पाया कि भाई जो अभी भी जीवामृत यूज़ कर रहे हैं, जो अभी भी गौ आधारित खेती कर रहे हैं, जो हमारी सदियों पुरानी है, वृक्ष आयुर्वेदा में भी उसी का पूरा अच्छे से डिटेल वर्णन है कि कैसे हम गौ आधारित खेती, और कैसे हम गौ आधारित जब खेती करते हैं तो हमारे मतलब कहते थे ना, हमारी जो है धरती सोना उगलती थी, भारत से दूध की नदियाँ बहती थी, सोने की चिड़िया थी। ये कैसे सत्य था? ये तभी था क्योंकि हम लोग गौ आधारित खेती करते थे, हमारे गांव संपन्न थे, समृद्ध थे। और ये जब वापस पूरी स्टडी हुई, करी गई, तो हमारे जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी ने इसको समझा और इसको देश में फिर वापस लाना चाहा। आज पूरी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इस पे काम कर रही है। और ये एक समय आ गया कि अगर अभी भी नहीं हम जगे तो हमारे आगे वाली जो पीढ़ी है वो छोटे छोटे बच्चों में कैंसर, छोटे छोटे बच्चों में बीमारियां, और कोई गांव में खेती करने वाला नहीं बचेगा। नेक्स्ट जनरेशन में हमारे गांव खाली हो जाएंगे, एकदम मृत हो जाएंगे, और हमें जो अभी भी जो हम कुछ अब उगा पा रहे हैं वो खाना भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस समय ये बहुत ही बड़ी मांग है, एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन चाहिए नेचुरल फार्मिंग के लिए। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए क्यों नहीं रासायनिक जो पदार्थ बनाते हैं कंपनियां, उनको बंद कर दिया जाए और ऑटोमेटिक किसान अपने आप आ जाएगा? देखिए, उसको बंद करना एक इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इन्वॉल्व है। जैसे आज की सरकार चाहे कि भाई हम जितना भी अल्कोहल बंद कर दें, हम शराब बंद कर दें, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसमें इतनी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व है, इतना मनी इन्वॉल्व है, इतना टैक्सेस इन्वॉल्व है कि एकदम से नहीं बंद कर सकते। वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया की हैं जो पूरा इसको कंट्रोल करे हुए हैं, वो
खाद, वो मैन्योर भी दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं, और वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी बना रहे हैं, वो आपको हॉस्पिटल्स भी दे रहे हैं, वो इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। तो उनका एक इतना बड़ा चक्र है कि उससे निकलना आसान नहीं है। और दूसरा, इतने हज़ारों लाखों लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब कितने लोग, करोड़ों लोग केमिकल बना रहे हैं, केमिकल बेच रहे हैं, उन सबकी जो है रोज़गार, जो उनकी रोज़ी रोटी है, उसको एकदम से कोई नहीं हटा सकता खेती पे कदम। आ जाएगा तो करोड़ों खेती पे तो तब आएगा, देखिए जब हमारे किसान जब जैविक खेती, ये प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, और जब इसकी डिमांड कम होएगी, तभी तो वो उसकी डिमांड जब कम होएगी तभी ये दुनिया से हट सकता है। लेकिन अगर जैविक खेती नहीं उन्होंने अपनाई, जब उन्होंने प्राकृतिक खेती को नहीं समझा, गौ आधारित खेती को नहीं समझा, तो हमारे ये जो जितने लोग अभी भी, देखिए इतना प्रचार के बाद भी आज कितने लोग कन्वर्ट होना चाहते हैं, अभी भी उनमें भय है कि अगर हम प्राकृतिक खेती अपनाएंगे तो हमारी पैदावार कम हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे बड़े ज्ञान की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है कि हम एक स्टेप लें कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना है, हमें अपनी सेहत अच्छी करनी है, देश की सेहत, आगे की जनरेशन पीढ़ी को एक स्वस्थ धरती, स्वस्थ शरीर और मन देना है, तभी होगा। इसमें सिर्फ सरकार नहीं, इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है अवेयरनेस की, लोगों को जानने की, और लोगों को, हर किसान को एक प्रण लेने की कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे। और आज सरकार हमारे साथ है, धीरे धीरे सब्सिडी जो है फर्टिलाइजर से हट के प्राकृतिक खेती की ओर आ रही है। धन्यवाद मैम। करना चाहूँगी, सविता जी ने बहुत अच्छा बताया। आप बोल रहे हैं कि सरकार फैक्ट्री बंद कर दे और इससे प्राकृतिक खेती शुरू हो जाएगा। देखिए हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अचानक से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और प्राकृतिक खेती में सिर्फ क्या है, हम कह क्या रहे हैं, सिर्फ खेती करने का तरीका बदलो, उसके बाद का कुछ नहीं बदल रहा है। उसी से फिर तुम फूड प्रोसेसिंग करो, चीज़ें बनाओ, बेचो, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जब मानसिकता बदल जाएगी तो धीरे धीरे मानसिकता बदलेगी, तो उससे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इंडिया में अभी भी 85% पॉपुलेशन जो है वो खेती करती है या खेती से रिलेटेड काम करती है। तो इसमें क्या है कि हम लोग को टेक्नोलॉजी को लाना है, लोगों का मानसिकता बदलना है, और इसको धीरे धीरे चेंज होगा। हम बार बार, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो सरकार है पिछले कुछ सालों से जिस तरह से प्राकृतिक खेती के लिए काम करी है, पिछले 50 साल में मैंने कभी नहीं, मतलब 50 साल का तो मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन पिछले कुछ, जब से मुझे समझ आया है, जब से मैंने देखा है, प्राकृतिक खेती के लिए जो एक रेवोल्यूशन अभी शुरू हुआ है वो पहले कभी नहीं शुरू हुआ था। तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, एनजीओज आगे आ रही हैं और किसान भी अवेयर हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ ही बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे जुड़े हुए हैं। अभी हमारा जिंद में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको बीएससी एग्रीकल्चर एक लड़का है, वो उसको मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है। तो जब वो बताता है ना, जब आप एक लोगों को लॉजिक से, साइंटिफिक रीजन से चीज़ें बताते हैं कि कैसे, क्यों होना चाहिए और क्या अंतर है, मिथ खत्म होते हैं, तो लोग अपने आप आते हैं। तो इस आपके माध्यम से मैं हरियाणा सरकार का, भारत सरकार का और अपने गुरुदेव सब का मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस मिशन में हम लोगों को भी उन्होंने काम करने का मौका दिया है। किसानों को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।